नमस्कार साथियों, वरदान डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। जो अपनी सेकंड नंबर की टेस्ट सीरीज है वो आज उसके बारे में या उससे संबंधित प्रश्नों का हल आज करेंगे। तो कल जो अपनी फर्स्ट टेस्ट सीरीज थी उसका अपन ने हल किया था और ये टेस्ट सीरीज स्कूल व्याख्याता, पॉलिटिकल, नेट जीआरएफ, पॉलिटिकल व कॉलेज व्याख्याता पॉलिटिकल के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। तो आज अपनी सेकंड नंबर की जो टेस्ट सीरीज है वो देखते हैं। हाँ देखो, इसका जो प्रथम प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि राज्यसभा के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। अब इसके अंदर चार ऑप्शन दे रखे हैं और राज्यसभा के बारे में पूछा गया है कि राज्यसभा के संबंध में कौन से चार कथन में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी। हाँ, पहला है इसको भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। दूसरा है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बिल्कुल गलत। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है, इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद निवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं। ये भी सही है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही सदस्य उसी समय दोबारा निर्वाचित कर लिए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है, इसके सदस्य 30 वर्ष से कम उम्र के भी व्यक्ति होंगे। ये गलत है। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान 30 वर्ष है। इससे अधिक होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन के अंदर उत्तर इसका हो जाएगा, एक तो एक सही हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। एक और 3 आ रहा है सी के अंदर, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ अब देखो, निम्न कथनों में से उस एक कथन को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार में के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। जो मंत्रिमंडलीय सरकार है या उसको संसदात्मक सरकार भी कह सकते हैं, उसके स्वरूप को कौन सा कथन मतलब सिद्ध करता है? तो अब देखो, इसके अंदर पहला ऑप्शन है, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसमें उत्तरदायी जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उत्तरदायित्व तो जटिल नहीं होता इसके अंदर। ठीक। अगला दूसरा ऑप्शन है, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिससे उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र एक क्रियाविधि है। बिल्कुल सही। हाँ, तीसरा ऑप्शन क्या है इसके अंदर? सही है कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। क्या? मंत्रिमंडलीय सरकार का स्वरूप उस शासन के शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन है जिसकी जनता पर नियंत्रण हसोन्मुख दशा है। ये भी गलत है और ये बी भी गलत है। तो इसका आम शब्द कौन सा हो जाएगा? सी सही है। ये मंत्रिमंडलीय सरकार के स्वरूप को क्या करती है? सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो इसके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षा का अर्थ क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन बोल दो, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरीक्षा का अर्थ क्या है? तो इसके अंदर पहला है, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। सही है भाई। जितनी भी विधियां हैं जो भारत की संसद के द्वारा या राज्यों की विधानमंडल के द्वारा बनाई जाती हैं या कार्यपालिका के जितने भी आदेश हैं, उनकी संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन यानी व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका का है। तो न्यायपालिका संसद की जितनी भी विधियां हैं और कार्यपालिका के आदेश हैं उनका रिव्यू करती है, संविधान के अनुसार उनकी व्याख्या करती है कि वो सही हैं या गलत हैं, संविधान के अनुकूल हैं या
प्रतिकूल है। तो ये भी अधिकार है, ये सही है। अगला ऑप्शन क्या है? विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रसन्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। न्यायपालिका प्रसन्नगत नहीं करती है विधानमंडल की विधियों को, उनकी व्याख्या कर सकती है, संविधान के अनुसार उनको, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती। आगे नंबर तीसरा ऑप्शन है, न्यायपालिका के सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन सभी सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षा का अधिकार। ये भी नहीं है पूर्व। अब देखो, न्यायपालिका संसद के द्वारा जो भी विधि या जितनी भी विधायिका का मतलब भारत में क्या होता है, संसद होती है और राज्यों की विधान मंडल होती है। तो विधायी जितने भी अधिनियम बनाते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही उनकी पुनरीक्षा करती है, पहले नहीं करती है। जब संसद कोई कानून बनाती है तब न्यायपालिका उसकी व्याख्या नहीं करती है, उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती है। और जब संसद के द्वारा कानून बन जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति दे दी जाती है, उसके बाद न्यायपालिका उसकी संविधान के अनुसार व्याख्या करती है या उसकी न्यायिक पुनरीक्षा करती है, इससे पहले नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी है, न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों के पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों को पुनरीक्षा का अधिकार। डी ऑप्शन क्या है? न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों के पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षा का अधिकार। न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों के पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों का, हाँ तो ये भी नहीं होगा। देखो, न्यायिक पुनरीक्षा का अर्थ ये भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही निकल रहा है? ऑप्शन इसमें विधियों और कार्यपालिका को आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरीक्षण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, तो संसद के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही हैं? तो गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्दिष्ट है। अब देखो, जो गैर सरकारी विधेयक है वो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा नामित सदस्य ही उसको रखेंगे। गैर सरकारी विधेयक को कोई भी रख सकता है, केवल मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा जिस किसी के द्वारा विधेयक रखा जाता है, वो लोकसभा में हो और चाहे राज्यसभा में हो, तो उसको क्या बोलते हैं? गैर सरकारी विधेयक बोलते हैं। यदि मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा किसी मंत्री के द्वारा कोई विधेयक रखा जाता है तो उसको सरकारी विधेयक बोलते हैं, और मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य विधेयक रखता है तो उसको गैर सरकारी बोलते हैं। तो ये केवल राष्ट्रपति के द्वारा नामित निर्देशित सदस्यों के द्वारा रखा गया या प्रस्तुत किया गया विधेयक ही गैर सरकारी नहीं होता है। उसके अलावा भी जो सदस्य रखता है उसको भी गैर सरकारी विधेयक कहते हैं, लेकिन वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका? गलत। दूसरा क्या है? हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। नहीं, अभी नहीं किया गया। अभी तक ही शायद 2 या 3 विधेयक जो गैर सरकारी हैं वो पारित किए गए हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। अब देखो, स्थानीय स्वशासन किस बात का प्रयोग है? जो भारत में स्थानीय स्वशासन 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत लागू किया गया, तो वो किस बात का प्रयोग है? संघवाद का। संघवाद का प्रयोग स्थानीय स्वशासन को नहीं बोल सकते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ये सही है, बी। तीसरा है प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, ये भी नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, ये भी नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भारत में सिर्फ एक ही उदाहरण है, वो भी क्या है? ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। पूरा का पूरा स्थानीय स्वशासन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। तो स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। जो हमारा लोकतांत्रिक, पहले शक्तियां 2 ही जगह केंद्रित थी, केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में। अब शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने का तीसरा रूप भी भारत में आया है 1992 में। कौन सा? पंचायती राज और नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6।
भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है। हाँ, अब देखो, भारत के अंदर मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार, कहीं भी मूल अधिकारों के अंदर मताधिकार और निर्वाचन होने के अधिकार का उल्लेख नहीं है। नरगेसिक अधिकार ये भी नहीं है। संवैधानिक अधिकार, हाँ ये है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार भी नहीं है, संविधान के अंदर भी इसका उल्लेख नहीं है। विधिक अधिकार, ये आएगा नंबर डी, विधिक अधिकार है। विधिक का मतलब कानूनी अधिकार है। मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। 1951 में संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम बना करके मताधिकार के जो जितने भी रूल हैं उन रूलों की व्याख्या की गई, और निर्वाचन होने के लिए जितने भी योग्यताएं हैं उन योग्यताओं की व्याख्या की गई। तो इसको कानूनी अधिकार बोल सकते हैं या विधिक अधिकार बोल सकते हैं। न ये मूल अधिकार है, न ये नैर्गसिक अधिकार है, और न ही संवैधानिक अधिकार है, ये विधिक अधिकार होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया? अब देखो, जो भारत के अंदर जो कैग है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, उसका पद का सृजन कहां, किसके द्वारा किया गया? संसदीय अधिनियमों के द्वारा नहीं, संविधान के द्वारा। बिल्कुल सही है, संविधान के अनुच्छेद 148 के अंदर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख है। तो एक इस संविधान के द्वारा ही इसके पद का क्या किया गया था? सृजन कर दिया गया था। मंत्रिमंडल संकल्प द्वारा ये भी नहीं होगा, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संविधान के द्वारा ही सृजन किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो महान्यायवादी के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन क्या है इसका? यह वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है, महान्यायवादी की नियुक्ति, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। बिल्कुल सही है, महान्यायवादी की योग्यता क्या होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर योग्यता होनी चाहिए। तो न्यायाधीश बनने के लिए 3 योग्यता है। पहली तो क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, वह 5 वर्ष तक किसी भी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में क्या हो? न्यायाधीश हो। और नंबर 3, तीसरी क्या है कि वह 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। वह 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। तो इन 3 में से एक तो ये है, और एक 2 ये है, और इसके अंदर या तीसरी क्या है कि राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता हो। क्या किसका ज्ञाता हो? कानून का ज्ञाता हो, कानूनविद हो, ज्ञाता हो। ये है महान्यायवादी की, मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता। तो ये सेम टू सेम योग्यता किसकी होनी चाहिए? महान्यायवादी की होनी चाहिए। ये भी सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत है। उसे संसद के द्वारा महायोग लगा करके हटाया जा सकता है, बिल्कुल गलत। महायोग केवल राष्ट्रपति पर लगता है और किसी पर महायोग नहीं लगता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 किस में आ रहा है? एक के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9। हाँ, तो भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजनीतिक दलों के बारे में बता रखा है। तो पहला कथन क्या है? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों का पंजीकरण का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है, राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण कैसे होगा, इस सारी बात का उल्लेख जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में है। और कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा।
राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह होगा जो जिसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता हो। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल क्या होगा जिसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में स्थानीय राज्य स्तरीय दल की क्या हो, मान्यता प्राप्त हो। तो ये भी सही है। वर्ष 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल और 40 राज्य स्तरीय दल थे। बिल्कुल सही है। 1999 के अंदर जब 13वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे, उस समय 6 तो राष्ट्रीय दल थे और 40 राज्य स्तरीय दल मान्यता प्राप्त थे। तो इसके अंदर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, काफी एग्जाम में अच्छा प्रश्न है कि दिनेश गोस्वामी समिति जिसका गठन केंद्र सरकार ने किया था 1990 में, किया था 1990 में। तो इस दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? निर्वाचन के सुधारों से है। निर्वाचन के अंदर सुधार कैसे किया जाए, तो इस समिति की स्थापना 1990 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध हो गया निर्वाचन सुधारों से हो गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 और सूची 2 से मेल कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। अब देखो, एक तरफ तो राइटर दे रखे हैं, एक तरफ उनसे संबंधित सिद्धांत दे रखे हैं। तो अब देखो, जॉन रोल्स, तो जॉन रोल्स से संबंधित इनमें 4 में से प्रभुत्व है, वितरणात्मक न्याय, संप्रभुता, नागरिक जन समाज और शक्ति पृथक्करण। तो जॉन रोल्स का संबंध होगा वितरणात्मक न्याय से। सही। अगला है लोक, जॉन लोक। जॉन लोक का जो ये 5 ऑप्शन है, 5 में जॉन लोक आएगा शक्ति पृथक्करण, क्योंकि जॉन लोक ने विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में अलग अलग व्यवस्था की थी। तो मॉन्टेस्क्यू से पहले शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जॉन लोक के विचारों में पाया जाता है। अगला है ग्राहम्स्की, जो मार्क्सवादी विचारक था, इसने नागरिक जन समाज की व्यवस्था बताई थी। और अगला है बोधा, जो संप्रभुता का सिद्धांत का क्या है, जन्मदाता है। तो बोधा कोई संप्रभुता के सिद्धांत का, वैसे तो बोधा से पहले भी कईयों ने संप्रभुता के बारे में बताया, लेकिन इसने स्पष्ट रूप से व्याख्या की है जॉन बोधा ने। तो अब इसके अंदर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? ए के अंदर 2, ए के अंदर क्या हो गया? 2, बी के अंदर 5, सी के अंदर 4 और ड के अंदर क्या हो जाएगा? 3। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, एक तरफ विचार हैं और एक तरफ राइटर हैं। तो अब इसमें क्या, स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये कथन किसका है? किसके विचारों में पाया जाता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो ये रूसो के विचारों में पाया जाता है। आधार व ऊपरी ढांचा, तो देखो, एक तो आधार और ऊपरी ढांचा, ये व्यवस्था किसके विचारों में पाई जाती है? मार्क्स के विचारों में पाई जाती है कि एक तो आधार और एक ऊपरी ढांचा है। तो अर्थव्यवस्था को तो मार्क्स ने क्या बताई? आधार बताई। और अर्थव्यवस्था के ऊपर राजनीतिक, सामाजिक और जितनी भी जो व्यवस्था है वो सारी हैं, वो ऊपरी ढांचा है। स्वतंत्रतावाद, लिबर्टेरियन, ये किसका है कथन? ये जॉन नोजिक का है। अधिकाधिक व्यक्तियों की अधिकतम प्रसन्नता, तो अधिकाधिक व्यक्तियों की अधिकतम प्रसन्नता, ये विचार किसका है? ये अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम प्रशंसा। तो पहले में क्या हो गया? एम ए 3, तो एम ए 3 ये हो गया ऑप्शन ई, और इसका बेंथम। हाँ, अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम प्रसन्नता किसका है? बेंथम का है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ए में 3, ब में 5, स के अंदर 4 और द के अंदर 1, ये इसका आंसर सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13वां। अब 13वां क्वेश्चन है, एक तरफ वही विचारक है और एक तरफ उनके सिद्धांत हैं। तो पहला है मैकियावेली। तो मैकियावेली ने इन 4 में से कौन से सिद्धांत के बारे में बताया था? तर्क के प्रति विद्रोह, ये भी नहीं था। नैतिक उदासीनता, तो मैकियावेली का क्या होगा? नैतिक उदासीनता, वो नैतिक बातों में कोई विश्वास
नहीं करता था, कि नैतिक बातें फालतू की बातें हैं, मैकियावेली के विचारों में पाया जाता है। फिर है होब्स। होब्स क्या है? होब्स है आत्म परीक्षण, स्वयं का परीक्षण, ये होब्स का है। जॉन लोक संपत्ति का अधिकार या नरगिस अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है संपत्ति का, ये विचार किसने दिया था? जॉन लोक ने। और रूसो ने क्या बताई थी? तर्क के प्रति विद्रोह है। तो रूसो बोलता था कि कोई तर्क करना, तर्क के प्रति उसका विद्रोह था, तर्क के अंदर कोई विश्वास नहीं कर मानता था। तो पहले में है मैकियावेली नैतिक उदासीनता, होब्स आत्म परीक्षण, जॉन लोक संपत्ति का नरगिस अधिकार, रूसो तर्क के प्रति विद्रोह। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए के अंदर 2, ए के अंदर 2, 3 में आ रहा है। बै के अंदर 3, बै के अंदर 3 भी दोनों में आ रहा है। सी के अंदर 4, तो सी के अंदर 4 इसमें आ गया, और डी के अंदर 1, तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। जॉन लोक के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 3 कथन दे रखे हैं, लोक के अनुसार कौन सा कथन इनमें सही नहीं होगा? तो पहला क्या है? राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है, जॉन लोक हमेशा संवैधानिक राज्य की बात करता है। सरकार के पास सविवेकी अधिकार होने चाहिए, बिल्कुल सही है, कि सरकार के पास क्या होने चाहिए? सविवेकी अधिकार होने चाहिए, अपने विवेक के अनुसार कार्य करने का पावर सरकार के पास होना चाहिए। यह एक सहनशील राज्य है, बिल्कुल सही है, कि जो राज्य होगा जॉन लोक का वो सहनशील राज्य ही होगा। संपत्ति का अधिकार नरगिस अधिकार नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा। जॉन लोक ने तो संपत्ति के अधिकार को जोर देकर के बताया कि ये तो प्राकृतिक अधिकार या नरगिस अधिकार होगा, नेचुरल राइट। ये तो 1 2 3 सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा सही आएगा? तो इसमें पूछा क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं, 4 का नंबर ये नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा? डी, इसका आंसर आ जाएगा डी। तो कथन नंबर 4 जॉन लोक का नहीं है, बाकी तीनों कथन किसके हैं? जॉन लोक के। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? अब देखो, जो अरस्तु ने जो राज्य का सिद्धांत है उसके बारे में क्या सही नहीं है? राज्य की जैव अवधारणा बिल्कुल सही है, अरस्तु ने राज्य को एक जैविक अवधारणा बताई है, मानव शरीर से राज्य की क्या की है? तुलना की है। राज्य अवधित व्यक्ति के रूप में बिल्कुल सही है, व्यक्ति के रूप में ही राज्य की तुलना की है। केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है। और नंबर 4 क्या है? व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति को अधिकार नहीं होने चाहिए। तो अरस्तु ने तो कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति राज्य के अंदर रहेगा तभी उसको अधिकार होंगे, अधिकार तो मानव के रूप में भी व्यक्ति को दिए जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। ये अरस्तु के कथन, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और नंबर 4 भी सही है, लेकिन नंबर 3 अरस्तु से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। होब्स का निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो 4 कथन है, 4 में से होब्स का कौन सा कथन गलत है? पहला है प्राकृतिक अवस्था राजनीतिक पूर्व और सामाजिक पूर्व अवस्था थी, बिल्कुल गलत है। होब्स ने प्राकृतिक अवस्था को राजनीतिक पूर्व तो कहा, लेकिन सामाजिक पूर्व नहीं कहा, यह गलत है। राजनीतिक पूर्व तिथि मतलब उस समय प्राकृतिक अवस्था में राजनीतिक अवस्था नहीं थी, राजनीतिक अवस्था तो बाद में आई है, प्राकृतिक अवस्था के बाद में। तो जो प्राकृतिक अवस्था कैसी हो गई? राजनीतिक पूर्व, लेकिन सामाजिक पूर्व थी, क्योंकि उससे पहले वहां पर समाज था, सामाजिक अवस्था थी, तभी तो सामाजिक समझौता होता है। ठीक है, पहला कथन क्या होगा? गलत होगा। दूसरा कथन है सार्वभौमिक संहिता एक पक्षगार था, बिल्कुल सही है। जब सार्वभौमिक संहिता यानी सामाजिक समझौता हुआ उस समय केवल एक ही पक्षगार था, एक ही पक्षगार था, वो भी कौन सा था? समाज। उस समय कौन सा था? समाज। उस समय राज्य नहीं, राज्य या शासक, शासक उस समय नहीं था, सामाजिक समझौते में शामिल नहीं था। राज्य या शासक सामाजिक समझौते का परिणाम है, ये सामाजिक मतलब समझौते के अंदर शामिल नहीं था। तो एक ही पक्ष था, क्या था? जब सामाजिक समझौता हुआ उस समय केवल समाज था। तो समाज के लोगों ने सामाजिक समझौता किया है, सामाजिक समझौते के बाद में एक पक्ष उभर के आया है, उसको क्या बोलते हैं? राज्य शासक या तिलमिंग। ये कहा है किसने? होब्स ने। अगला है मानव स्वभाव में अर्जनशील प्रवृत्ति, स्वयं बोध प्रवृत्ति और व्याख्या
हाँ, व्याखित के प्रति प्यार मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। मानव स्वभाव में अर्जनशील प्रवृत्ति, सत्य बोधक प्रवृत्ति और ख्याति के लिए प्यार मुख्य रूप से पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ये कथन भी होब्स का है। नंबर 4, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी, बुरा, निर्दयी और अल्पायु था, बिल्कुल सही है, ये व्यवस्था तो बताता ही होब्स, दिनहीन, एकाकी, क्षीण, उस समय मनुष्य की ये हालत थी। तो कौन सा कथन सही नहीं होगा? एक कथन सही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, मार्क्स निम्नलिखित में से किसको नहीं मानते? जो कार्ल मार्क्स हैं, जो 4 ऑप्शन है, 4 में से किसको नहीं मानते कार्ल मार्क्स? मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है। मानव चेतना किसका निर्धारण करती है? सामाजिक अस्तित्व, बिल्कुल सही है। ये उल्टा हो जाएगा, सामाजिक अस्तित्व है, जो सामाजिक है ना, सामाजिक अस्तित्व है, सामाजिक अस्तित्व मानव चेतना का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? मानव चेतना का निर्धारण करता है, न कि मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है। तो मार्क्स का सीधा कथन है, मानव स्वयं ये नहीं चाहता कि मैं ऐसे बनूं, जो समाज की परिस्थिति है वो निर्धारण करेंगी कि मानव कैसा बनेगा, क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था ऐसी ही थी, पूंजीपतियों का शासन था, ये बात बताता है कार्ल मार्क्स। तो कौन सा कथन इसका सही नहीं होगा? पहला। दूसरा है, विचार भौतिक शक्तियों की अन्योन क्रिया का प्रतिबिंब होते हैं, बिल्कुल सही है। जो हमारे विचार है ना, वो भौतिक शक्तियों की जो अननोन क्रिया है, भौतिक शक्तियां क्या क्रिया करती है, कैसी व्यवस्था है, उसी के अनुसार मनुष्य के विचार क्या होते हैं? प्रतिबिंब होते हैं, उनके आसपास ही विचार घूमते रहते हैं। मनुष्य स्वयं से कोई विचारों को नहीं गढ़ सकता। आधार और अधिसंरचना का निर्धारण करता है, बिल्कुल सही है। जो आधार है वो ही अधिसंरचना का क्या करता है? निर्धारण करता है। तो आधार किसको बताया? अर्थव्यवस्था को बताया। अर्थव्यवस्था जैसी होगी वैसी क्या होगी, इसके ऊपर वैसी सामाजिक व्यवस्था, वैसी न्यायिक व्यवस्था, वैसी प्रशासनिक व्यवस्था क्या हो जाएगी, शिक्षा की व्यवस्था भी वैसी हो जाएगी। तो सारी अधिसंरचना किसके ऊपर टिकी हुई है? अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है। तो आधार क्या करता है? अर्थव्यवस्था क्या हो गई? आधार हो गई। और जो अर्थव्यवस्था के ऊपर जो भी सामाजिक व्यवस्था क्या है वो क्या हो गई? अधिसंरचना। तो आधार किसका करता है? अधिसंरचना का निर्धारण करता है, बिल्कुल सही है। वस्तु सक्रिय और गतिशील होती है, बिल्कुल सही है। वस्तु क्या होती है? सक्रिय है, गतिशील होती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु में बदलती रहती है। पदार्थ क्या होता है? वस्तु का मतलब मैटर, पदार्थ क्या होता है? सक्रिय होता है, जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता रहता है। ऐसे ही मनुष्य के विचार। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ए मार्क्स से विचारों से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 18, मार्क्सवाद द्वारा वर्णित साम्यवाद की विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो मार्क्सवाद ने साम्यवाद की विशेषता क्या बताई है? निजी संपत्ति एवं मानवीय विच्छनता का उन्मूलन, बिल्कुल सही है। मार्क्स ने कहा कि निजी संपत्ति का और मानवीय जो विच्छनता है उसका उन्मूलन यानी उसका समाप्त होना चाहिए। राज्य मुरझा जाएगा, बिल्कुल सही है। एक दिन यदि साम्यवाद स्थापित हो जाएगा तो राज्य क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी, केवल समाज से काम चल जाएगा। प्रत्येक का मुक्त विकास सबके मुक्त विकास की पूर्व शर्त है, बिल्कुल सही है। हर एक आदमी का मुक्त विकास होना चाहिए, ये सबके मुक्त विकास की क्या है? पूर्व शर्त है। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3। ये मार्क्स के साम्यवाद से संबंधित विचार थे। अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 देखेंगे होब्स। होब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है यदि संप्रभु, अब देखो होब्स ने प्रजा को कोई विरोध करने का अधिकार नहीं दिया, केवल एक बात पर दिया है कि प्रजा संप्रभु या शासक का क्या कर सकती है? विरोध कर सकती है। और वो भी कब कर सकती है? नंबर 1, प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता है या उसके जीवन को भयाक्रांता करता है, बिल्कुल सही है। यदि संप्रभु प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता है, उसके जीवन को भयभीत करता है, तब प्रजा क्या कर सकती है? विरोध कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। तीसरा है, प्रजा की स्वतंत्रता को आश्वस्त नहीं कर पाता, बिल्कुल गलत है। तो स्वतंत्रता के लिए तो होब्स ने कुछ नहीं कहा कि आश्वस्त करे या चाहे न करे, कोई मतलब नहीं है। शासक सामंतों की देखभाल करने में असफल हो जाता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। राज्य में असमानता को नियंत्रित करने में असफल, इसका भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक
कि यदि वह उसके जीवन की सुरक्षा नहीं कर पाता तो प्रजा क्या कर सकती है, विरोध कर सकती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला जो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का वो है क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्या है, सूची 1 से सूची 2 में मेलित कीजिए कोड सही। ये चार तरफ बुक हैं और चारों बुकों से संबंधित क्या है, विचार हैं। तो ये बुक रूसो की है। तो रूसो की कौन सी बुक में कौन सी विचार की व्याख्या रूसो ने की थी? तो पहला है जो एमिल है, एमिल किसके संबंधित है, शैक्षणिक विचार है। एमिल पुस्तक में रूसो ने शिक्षा के बारे में विचार दिया था। अगला द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, इसके अंदर ऐसे समाज का निर्माण जो भ्रष्ट न हो, इसके बारे में क्या किया था, रूसो ने विचार दिया था। और एक है डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, ये बुक रूसो के किसी संबंधित है, इतिहास की व्याख्या से संबंधित है। और जो लास्ट है द डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटीज, ये सामाजिक असमानता और अन्याय का कारण इस पुस्तक में रूसो ने बताया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एक के अंदर दो, एक के अंदर दो, दो में आ रहा है, ब के अंदर तीन, ब के अंदर तीन भी दोनों में आ रहा है, स के अंदर एक, स के अंदर दो, एक इसमें आ रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा सी। तो ये थी आज की अपनी टेस्ट सीरीज। तो अगली टेस्ट सीरीज कल होगी। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे पूरे सिलेबस से संबंधित, जो वही राजनीतिक विज्ञान फर्स्ट ग्रेड और जो नेट जीआरएफ और स्कूल कॉलेज व्याख्याता के लिए समान रूप से क्या होंगे, उपयोगी होंगे। धन्यवाद।